अस्सलाम वालेकुम। मल्टी बैगर सीरीज़ में जो हमारी अगली कंपनी है वो है कोलगेट। तो इसका थोड़ा सा हम कंपनी प्रोफाइल देख लेते हैं कि कंपनी जो हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन होती है वो 1977 में होती है, लेकिन उस वक्त इसका नाम जो होता है वो नेशनल डिटर्जेंट्स लिमिटेड होता है। फिर बाद में 1990 में ये कोलगेट जो इंटरनेशनल ब्रांड था यूएसए का, उसके साथ अपना इल्हाक कर लेती है और कंपनी का नया नाम जो हमारे पास सामने आता है वो होता है कोलगेट पामोलिव के नाम से। असल में इसका जो मेन बिज़नेस है वो पर्सनल केयर की प्रोडक्ट्स बनाता है, जो कि हम रेगुलर अपनी ज़िंदगी में यूज़ कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में। हमारे पास कोई ऐसा घर नहीं होगा जो कोलगेट की प्रोडक्ट्स यूज़ ना करता हो। तो हमारे पास जितने भी डिटर्जेंट्स हैं, जितने भी नेशनल केयर की प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी पर्सनल केयर की प्रोडक्ट्स हैं, वो सारी की सारी कोलगेट बनाता है। इसी फील्ड की जो दूसरी हमारे पास कंपनीज आ जाती हैं, जैसे नेस्ले आ जाता है, जैसे यूनिलीवर आ जाता है, जैसे रफान वाले आ जाते हैं, ये उसी पाई की कंपनी है और उसी पाई की प्रोडक्ट्स पर्सनल केयर्स की पूरी दुनिया में बनाकर बेचते हैं और पाकिस्तान में भी इसकी प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। अब हम चलते हैं कोलगेट की प्रोडक्ट्स की तरफ। अब कोलगेट हमारे लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी में कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स है जो तैयार कर रहा है, जो हर वक्त हमारे यूज़ में रहती हैं और हमें पता नहीं है कोलगेट की प्रोडक्ट्स हैं। तो उनमें जितने किस्म के भी ये डिटर्जेंट्स आ जाते हैं, जिसमें ब्राइट है, बोनस है, सॉफ्टन है, एक्सप्रेस है, लेमन मैक्स बर्तन धोने के लिए, नहाने के लिए पामोलिव साबन, फिर कोलगेट की टूथपेस्ट जो कि हर घर की ज़रूरत है, ये सब प्रोडक्ट्स और इस जैसी और बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो कोलगेट हमारे लिए डेली बेसिस पे तैयार करता है। इसके अलावा पर्सनल केयर की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे यूनिलीवर हमारे लिए तैयार कर रहा होता है, वैसे ही ये तैयार कर रहा होता है। इससे इसका फ्यूचर जो हम फ्यूचर आउटलुक देखेंगे वो बहुत बेहतर है, क्योंकि जैसे जैसे मुल्क की आबादी बढ़ती जाएगी इन चीज़ों की ज़रूरत बढ़ती जाएगी। तो इन कंपनीज़ में इसलिए इन्वेस्ट लाजमी करते रहना चाहिए। बेशक आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहें इसमें। अब हमारे पास जो कोलगेट का आज से कुछ महीने पहले जो रेट था वो अराउंड 3000 था। जब भी कोई शेयर स्टॉक मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव हो जाए तो कंपनी क्या करती है कि उस स्टॉक को स्प्लिट कर देती है। बहुत सारी कंपनियां अभी हमने रिसेंट वक्त में देखी हैं जो स्प्लिट हुई हैं, जैसे ठट्टा सीमेंट के नाम से कंपनी थी, वो स्प्लिट हुई, यूबीएल बैंक स्प्लिट हुआ। अब ये कंपनी की मर्जी होती है कि उसको वो 1:1 के साथ स्प्लिट करेगी, 1:3 के साथ स्प्लिट करेगी, 1:5 के साथ। हमारे पास जितनी भी स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्टेड होती हैं वो सबकी फेस वैल्यू जो होती है ना, जो उनकी फेस मार्क वैल्यू होती है वो 10 रुपीज़ होती है। जब मार्केट में वो स्टॉक अपने आप को स्प्लिट करता है, जैसे मिसाल के तौर पे अभी यूबीएल ने अपने आप को स्प्लिट किया है, तो वो स्प्लिट करके उसने कहा कि 1:5 की रेशो के साथ मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ, यानी कि नेक्स्ट मेरी जो भी फेस वैल्यू होगी वो 5 रुपीज़ होगी। इस तरह ठट्टा सीमेंट वालों ने कहा कि हम जो स्प्लिट कर रहे हैं वो 1:5 के साथ करें, अब हमारी जो फेस वैल्यू होगी वो 2 रुपीज़ होगी। अब हमारा जी जो कोलगेट का शेयर था, जब ये स्प्लिट हुआ है सबसे पहले, तो इसने क्या किया, इसने 1:3 के साथ अपने स्टॉक को स्प्लिट किया। अब जो 3000 का शेयर था वो 1000 का हो गया। अब हर जिसके पास ये 3000 के हिसाब से शेयर पड़े हुए थे उसको हर एक शेयर के बदले में 3 शेयर कंपनी ने दे दिए, तो उसकी इन्वेस्टमेंट वहीं पे खड़ी होती है। इसलिए स्टॉक स्प्लिट का भी जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। इसके अलावा ये कंपनी अपने बोनस शेयर भी देती रहती है, पहले तो बहुत ज़्यादा देती थी। और इस कंपनी की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है वो लगती है कि फ्री फ्लोट। इन सब बड़ी कंपनीज़ के जो कि कंपनियां ये स्टैंड करती हैं, जैसे यूनिलीवर है, जैसे रफान, आप इन सब कंपनियों को देखेंगे फ्री फ्लोट बहुत कम है। किसी का 5% है, किसी का 10% है। यूनिलीवर का तो 5% से भी कम फ्री फ्लोट है। और इस कंपनी का स्पेसिफिकली अगर हम देखेंगे तो हमारे पास इसका फ्री फ्लोट आ जाता है सिर्फ 10% का, जो कि कंपनी की बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे पास जो कोलगेट का फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है वो हो रहा है जून के अंदर। पूरे साल की जो क्लोजिंग आती है हमारे पास कोलगेट की वो जून के अंदर आती है और जो बड़ा डिविडेंड आता है वो जून में ही आता है। कंपनी की जो हमारे पास डिविडेंड यील्ड आ रही है नेक्स्ट, वो आ रही है 4.61%। अब ये कोई आइडियल डिविडेंड यील्ड नहीं है, लेकिन अगर इस सेक्टर के हिसाब से देखें तो ये बहुत अच्छी डिविडेंड यील्ड है। जितनी भी सेक्टर की कंपनीज़ हैं उनकी तो 2-3% की डिविडेंड यील्ड आ रही है। ये स्टेबल कंपनीज़ हैं, इसी वजह से इनकी डिविडेंड यील्ड भी कम है। जितना कंपनी का शेयर महंगा होता जाएगा उसकी डिविडेंड यील्ड उतनी ही गिरती जाएगी। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब हमारे पास ऐसी भी कंपनीज़ हैं जिनकी डिविडेंड यील्ड 10% से ऊपर है। एक आइडियल डिविडेंड यील्ड 15% होती है, 10% भी उसमें गुजारा हो जाता है। लेकिन जिनकी 5 से कम होती है हम उसे कहते हैं डिविडेंड यील्ड कम है। लेकिन इसमें आपको एक सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होता है कि आपके पास जो कंसिस्टेंट डिविडेंड आ रहा होता है वो आपको सपोर्ट में रहता है और आपकी शेयर प्राइस भी ज़्यादा गिरती नहीं है, ज़्यादा बढ़ती नहीं है। आपको एक कंसिस्टेंट किस्म की इनकम आ रही होती है और इस वजह से आप कम डिविडेंड यील्ड पर भी खुश हो सकते हैं। अब मैंने अपनी पुरानी वीडियोस के हिसाब से इस वीडियो में
एक नया फीचर ऐड किया है और वो है एग्जेक्टिव बाइंग का। अब एग्जेक्टिव बाइंग क्यों ज़रूरी होती है? ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है स्टॉक मार्केट में कि किसी भी शेयर की प्राइस को ऊपर नीचे करने के लिए एग्जेक्टिव का रोल बहुत ज़रूरी होता है। अब जब हम देखते हैं कि कोई इनसाइड बाइंग होना शुरू हो गई है कि कंपनी अपने शेयर या तो ख़रीद रही है या बेच रही है, जब इस किस्म की सिचुएशन बनती है, अगर वो बेच रहे हो तो शेयर प्राइस बहुत स्पीड में नीचे गिरता है, अगर वो ख़रीद रहे हो तो हमें फ्यूचर आउटलुक समझ आता था कि अब इस शेयर प्राइस ने ऊपर जाना है। तो अगर मैंने ये स्लाइड का एक छोटा सा टुकड़ा इसके साथ स्क्रीनशॉट में डाल दिया है, आप देखें कि कंपनी में 2024 के बाद किसी किस्म की कोई एग्जेक्टिव की ना बाइंग हुई है ना सेलिंग हुई है, कुछ गिफ्ट आउट नज़र आ रहे हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि एग्जेक्टिव कंपनी को कहाँ पे होल्ड करते हैं, किस प्राइस पे होल्ड करते हैं। मैं अपनी हर वीडियो में अब ये ऐड किया करूँगा कि एग्जेक्टिव जो कंपनी के मेन मालिक हैं, जिनके पास होल्ड है, वो कंपनी को कहाँ पे होल्ड करके बैठे हुए हैं और वो कंपनी की वैल्यूएशन किस रेट पे कर रहे हैं। तो इस चीज़ पे भी आपने नज़र रखनी है। ये एक नया कॉन्सेप्ट मैंने डाल दिया है, इस पे भी ज़रा नज़र रखिएगा ज़रूर। अब चलते हैं हम कंपनी के रिज़ल्ट पे। इस दफ़ा जो रिज़ल्ट आया वो मैंने ऐड इस तरह कर दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिहाज से। एक रिज़ल्ट आता है हमारे पास कंसोलिडेशन वाला, एक आता है अनकंसोलिडेशन वाला। आपने ज़्यादातर जो फोकस रखना है वो कंसोलिडेशन वाले पे रखना है, अनकंसोलिडेशन पे फोकस रखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी भी जो डिविडेंड अनाउंस करती है वो कंसोलिडेशन बेस करती है। अब हम जो स्लाइड ऐड करते हैं, जो रिज़ल्ट ऐड करते हैं, वो बहुत बड़े बड़े रिज़ल्ट होते हैं। उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सिर्फ आपने उस पर फोकस करना है। सबसे पहले आप कंपनी के एसेट पे फोकस करें, उसके करंट एसेट क्या है, उसकी प्रॉपर्टी कितने की, उसकी प्लांट कितने का, उसकी मशीनरी कितने की है, और ये बेसिक चीज़ें हम हाईलाइट कर देते हैं। आपने सिर्फ वो जाके अपनी स्क्रीन पे देखें, हाईलाइट करें, पॉज करें, उसका स्क्रीनशॉट ले लें, देखें कि हमने कौन कौन सी चीज़ जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने हाईलाइट कर दिए हैं। फिर कंपनी के करंट एसेट देखें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कंपनी का बैंक बैलेंस देखें, कंपनी पे कैश फ्लो देखें, ये सब चीज़ें इस रिज़ल्ट में ऐड करती है कंपनी हर क्वार्टरली। तो आप एक दो दफ़ा देखेंगे, तीसरी दफ़ा आपको याद हो जाएंगी ये चीज़ें। उसके बाद लायबिलिटीज़ देखें कि कंपनी के ऊपर लायबिलिटीज़ कितनी खड़ी हैं, उधार कितना लिया हुआ है, डेट कितना पड़ा हुआ है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस कितना पड़ा हुआ है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस कितना है, लीज़ कितनी ली हुई है। ये सब चीज़ें हम हाईलाइट कर देंगे, आपने सिर्फ उसको एक एक दफ़ा ग्रो थ्रू कर लेना है। अब कंपनी का जो इस बार का कंप्लीट ईयर का रिज़ल्ट आया है वो पिछले साल से ज़रा कंपेयर कर लेते हैं। तो पिछले साल कंपनी ने पूरे साल में 71 रुपये और 23 पैसे कमाए थे। इस साल कंपनी की 4 रुपये पर शेयर अर्निंग बढ़ी है, जो कि अच्छी बात है, और इस साल कंपनी ने कमाए हैं 75.78 रुपये। अब कंपनी का मैं ओवरऑल आपको बता देता हूं कि कंपनी की जो ओवरऑल सेल पूरे साल में रही है वो 115 अरब रुपए की रही है। उस पर जो प्रॉफिट कैलकुलेशन हुई है, जो नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन है, वो है 15% की, यानी कि कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट कमाया वो 15% अपनी इन्वेस्टमेंट पे कमाया। अब उस 15% में से उसने 29 कुछ रुपए हमें एज अ डिविडेंड पे कर दिए, और ये कंपनी साल में 2 दफ़ा डिविडेंड आपको पे करती है। ईयर क्लोजिंग पे बड़ा डिविडेंड देती है, हाफ ईयर पे नॉर्मल सा डिविडेंड देती है आपको। अब जो लोग इसका डिविडेंड लेना चाहते हैं तो कंपनी ने एक स्पॉट डेट देती है, एक एक्स डेट देती है। आप पूरे महीना, साल, 2 साल इस शेयर को होल्ड रखें, और स्पॉट डेट वाले दिन अगर आप उस शेयर को सेल कर देते हैं आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। और अगर आप स्पॉट डेट वाले दिन ही शेयर को ख़रीदते हैं और शाम 3:30 बजे तक उसको होल्ड रखते हैं तो आपको डिविडेंड मिलेगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा। इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें कि अगर आपके पास स्पॉट डेट वाले दिन कंपनी का शेयर पड़ा होगा तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हैं, बेशक आप उसको एक्स डेट वाले दिन सेल कर दें। और अगर आपने स्पॉट डेट वाले दिन सेल कर दिया, बेशक आपने 2 महीने से होल्ड रखा हुआ है, आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो इस कंपनी की हमारे पास स्पॉट डेट जो आ रही है वो 16 सितंबर आ रही है। आपने 16 सितंबर तक इसको होल्ड करना है इसके शेयर को, तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा 29.5 रुपये का। एक्स डेट को बेशक आप सेल कर दें, जो कि हमारे पास 17 सितंबर आ रही है। कंपनी के नेचर में आपको बता दूं, कंपनी साल में 2 दफ़ा डिविडेंड देती है। अब सबसे अहम सवाल जो हर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से पहले हमसे पूछता है वो ये सवाल है कि क्या मैं इसको सही रेट पे बाय कर रहा हूँ, कि महंगा बाय कर रहा हूँ, सस्ता बाय कर रहा हूँ। तो हमारे पास क्योंकि इस कोलगेट के शेयर में इतना वॉल्यूम नहीं लगता, ये इतना इंटरेस्ट नहीं पैदा होता, ये ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल भी शेयर नहीं है, ये सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए शेयर्स है जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और एक
कंसिस्टेंट किस्म की इनकम चाहते हैं कि उनके पोर्टफोलियो में आती रहे। तो गोलगेट को मैंने सिंपल सा डिफ़ाइन किया है कि इसकी हमारे पास जो सपोर्ट निकल के आएगी वो 1285 के अराउंड है। मैक्सिमम ये इसने अभी रिसेंट लो लगाया था वो 1275 का था और वो चंद मिनट के लिए लगाया था और उसके बाद दोबारा अपनी वही सपोर्ट को जाके 1300 को रिस्पेक्ट करने लग गया था। यानी कि अगर आपको ये 1280 रुपये से लेके 1300 के मिडल में मिलता है तो इसको ज़रूर बाय करें। हम भी इसको बाय करें, मेरी पूरी टीम बाय करी और हम इसका डिविडेंड भी लाजमी लेने जाएंगे। अगर कुछ अरसे के बाद इसने हमें 1400 की रेजिस्टेंस को क्रॉस करवा दिया तो फिर इंशाल्लाह हम इसको 2000 के लेवल पर देखेंगे। कंपनी बहुत स्टेबल है इन्वेस्ट करने के लिए, इस वक्त बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी में, तो इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल करें एज ए इन्वेस्टर। बहुत शुक्रिया आप सबका।